नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सुधारती। और जैसे आप सभी को पता होगा कि मैं पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए उस पर वीडियो बनाता हूं। और मैंने पॉलिटिकल साइंस और खासकर सीपीएस में पिछले बार एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे हुआ था और उस पर स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था योगिता के साथ और आप लोगों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया था। और बहुत दोस्तों का रिक्वेस्ट था कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट जो यहाँ का, जिसको सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ कहा जाता है जेएनयू में, उसमें एडमिशन कैसे लिया जाए और उसका बेसिस क्या होता है और उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए हिस्ट्री में। और उस पर हम बात करने के लिए आज आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। और मेरे साथ स्पेशल गेस्ट हैं भावुक, जिन्होंने पिछले बार आपके जेएनयू में, जिनका सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में जिनका एडमिशन हुआ था। तो भावुक एक ब्रीफ हिस्ट्री दे दीजिए आप अपना, सॉरी ब्रीफ एक बैकग्राउंड दे दीजिए कि आपने ग्रेजुएशन मास्टर्स कहाँ से किया है और अभी आप किस एरिया पर रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा नाम भावुक है और मैंने अपना ग्रेजुएशन हिंदी से एएमयू से किया था, हिंदी डिपार्टमेंट से। और मेरा मास्टर्स एएमयू से रहा है, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़। और उसमें मैंने हिस्ट्री से, मॉडर्न इंडिया से खास करके अपना मेरा जो भी काम था वो उस पर रहा था। और मेरी डिज़र्टेशन भी जो एमए के फाइनल सेमेस्टर में बनती है तो वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ पे थी। तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो रहा है वो मॉडर्न इंडिया रहा है। पर इन जनरल जिस तरीके से क्योंकि हिस्ट्री का नाम इस तरीके से है, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज़ एएमयू में, तो वहाँ हमको लगभग सभी विषय जो हैं, यानी कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, तीनों पर लगभग बराबर की तवज्जो दी गई थी। तो ये एक वो रहा है। ठीक है भावुक, मैं फर्स्ट शुरुआत इस बात से करूँगा। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है खासकर जेएनयू के कंटेक्स्ट में कि आपका जो सेंटर उसमें 3 डिवीजन है। हाँ, आपका एंशिएंट, मिडिवल और आपका मॉडर्न। तो उन तीनों जो सेंटर, जो आप ही के सेंटर में जो डिवीजन है 3 पार्ट में आपका सेंटर का, तो उसका क्या प्रोसेस है? सबसे पहले उसको थोड़ा सा क्लियरफाई कीजिए आप। तो बेसिकली हिस्ट्री की जो स्टडी है वो शुरू से ही इस तरीके से डिवाइज्ड है कि उसमें 3 पार्ट्स में हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं इसको। जो पहला पार्ट है वो एंशेंट है, जिसमें हम जानते हैं कि जब टेक्नोलॉजी जो थी वो मानव सभ्यता धीरे धीरे विकसित हो रही थी, तो किस तरीके से एग्रीकल्चर टूल्स क्या थे, कैसे कैसे वो डेवलप हुए, फिर किस तरीके से सरप्लस हुआ, उसकी वजह से सोसाइटीज़ डेवलप हुई और किस तरह से सरप्लस प्रोडक्शन ने ट्रेड वगैरह को बढ़ावा दिया। तो उस तरीके से वो एंशेंट में हमारा लार्जली आ जाता है। फिर मिडिवल जो हिस्ट्री है ज़्यादातर उसमें आता है आपका कि किस तरीके से मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ। आप एडमिशन प्रोसेस बताइए कि सेंटर में एडमिशन कैसे होता है, जो आप डिवीजन से एंशिएंट है और मिडिवल है और मॉडर्न है, उसका प्रोसेस कैसे? तो बेसिकली प्रोसेस ये है कि आप एंट्रेंस देते हो, वो आप एक कॉमन एंट्रेंस देते हो, सभी के लिए कॉमन है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है एंशिएंट में, आपने उसको अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप एंशिएंट पे अपना प्रपोजल बनाएंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे और फिर अगर वाइवा में आपके जैसे भी मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पे आपको एंशिएंट में सेलेक्ट किया जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका इंटरेस्ट है मिडिवल में, तो मिडिवल पर आप अपना एक प्रपोजल बनाएंगे जो ब्रीफली होता है आपका फ्रॉम अराउंड 1000 AD टू अराउंड 1700 AD। तो उसमें आप अगर उसका प्रपोजल बनाएंगे और आपका वहाँ सिलेक्शन होता है तो आपका सिलेक्शन होता है मिडिवल के लिए। और फिर 1700 के बाद, यानी ब्रिटिश अराइवल से लेकर और टिल दी कंटेम्प्रेरी पीरियड विच इज़ देयर, वो मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है। तो ये एक ब्रीफ डिवीजन है, बट एंट्रेंस सभी के लिए कॉमन है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट और क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि जैसे आपका एरिया और आपका जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप प्रपोजल बनाइएगा। मान लीजिए आपका एंशिएंट में प्रपोजल होगा, मिडिवल में तो मिडिवल में होगा, और आपका मॉडर्न में है तो मॉडर्न में आपका प्रपोजल होगा। लेकिन इसमें तीनों के लिए एक ही एग्जाम होगा और आपके कट ऑफ के हिसाब से डिसाइड होगा, कट ऑफ के हिसाब और से आपके प्रपोजल से डिसाइड होगा कि आप किस एरिया में आपका एडमिशन हो रहा है। वो लार्जली जो रहता है वो हमारा एमए के लेवल तक रहता है। उसके बाद फिर ये होता है कि आप तरीके से होता है कि अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग कट ऑफ होती है। कि एंशिएंट के लिए आपकी कट ऑफ एक सर्टेन जैसे 69 हो सकती है, मिडिवल के लिए 70 और 71, और इसी तरीके से मॉडर्न के लिए भी 71 या 72। लेकिन जब पीएचडी का एंट्रेंस होता है तो आपकी एक बेसिक कट ऑफ रखी जाती है, जिसके बाद आप एलिजिबल होते हैं। अगर आप उस कट ऑफ को करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। फिर आपके रिसर्च प्रपोजल के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आप किस एरिया में जाएंगे, आपको कौन सा फील्ड मिलता है। ठीक है जी। इसमें अब आते हैं हम एंट्रेंस एग्जाम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है खासकर जेएनयू के लिए। और एंट्रेंस एग्जाम अगर क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो आपका इंटरव्यू होगा। तो मैं आपसे भावुक जानना चाहूँगा कि आपने एंट्रेंस एग्जाम का स्ट्रेटजी क्या अपनाया था, उसका कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन था जिस पर आपने फोकस किया था, खासकर हिस्ट्री के लेकर, खासकर उसमें आपके मटेरियल्स क्या थे, उसमें बुक्स, किताबें आपकी, और आपने यूट्यूब चैनल का अगर कोई इस्तेमाल किया हो। तो सबसे पहले शुरुआत से बताइए कि आपका स्ट्रेटजी क्या था जेएनयू को लेकर।
जो मैंने किया था वो ये था कि क्योंकि मैं एक समृद्ध सेंटर से आता हूँ जो हिस्ट्री के लिए विख्यात भी है, तो हमारी पढ़ाई इस तरीके की हुई थी कि हमको थीम्स पे बहुत फोकस करवाया गया था। कि जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि मानव सभ्यता जैसे आगे बढ़ रही है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी के लेवल पर सोसाइटी के लेवल पर, पॉलिटी में किस तरीके से धीरे धीरे गणराज्य से हम बढ़ते हैं मोनार्की की तरफ और ये सारी चीज़ें। तो एक तो इससे ये होगा कि आपको थीम्स क्लियर होंगी, दूसरा क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैंने जो किया था वो ये कि जो बेसिक बुक्स हैं जैसे कि डी एन झा एंशंट के लिए और मेडिवल के लिए आप इरफान हबीब की स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन पढ़ सकते हैं, और उसके बाद मॉडर्न के लिए आप शेखर बंदोपाध्याय और सुमित सरकार। तो ये वो बुक्स हैं, पार्टीशन वाला और सुमित सरकार का मॉडर्न इंडिया के नाम से फ्रॉम 1885 टू 1947। तो ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आपकी क्रोनोलॉजी भी क्लियर कर देती हैं और आपको थीम समझाती हैं और जो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग आपका है हाँ उसको ब्रॉडन करती हैं, क्योंकि उसमें आपका साथ साथ एरिया ऑफ रिसर्च भी मिल जाता है। फिर जब आपका वंस ये वाली चीज़ हो जाती है, आपका क्रोनोलॉजी क्लियर है और आपको कॉन्सेप्ट्स पता है कि क्या क्या थीम्स हैं। फॉर एग्जांपल मिडिवल में फ्यूडलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जिसको उतना हाईलाइट नहीं किया जाता है, बट उससे सवाल आ सकते हैं कि जैसे आर एस शर्मा का क्या व्यू है फ्यूडलिज्म को लेके, या हरबंस मुखिया उसको निगेट करते हैं तो क्यों करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको वेस्टर्न सोसाइटी से हाँ यहाँ का कैसे अलग है, जैसे वहाँ मेमोरियल सिस्टम है यहाँ नहीं है। तो वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जो आपको इन बुक्स से मिलती हैं। इरफान हबीब की स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन हो गई जिसमें पहला चैप्टर ही फ्यूडलिज्म पे है। फिर आपका डी एन झा में भी इस तरीके से दिया है द मिथ ऑफ द गोल्डन एज, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि गुप्ता पीरियड जो है दैट वाज द गोल्डन एज। तो उसको उन्होंने बताया है कि किस तरीके से किस किस डिपार्टमेंट में आप इसको ट्रू मान सकते हैं, बट लार्जली कैसे सोसाइटी एक डिक्लाइनिंग फेज पे थी तो ये ट्रू नहीं होल्ड करता है। इसी तरीके से जब आपका ये हो जाए, एक बार आपका क्रोनोलॉजी और थीम्स क्लियर है जी, तो आप एंशंट के लिए डीप पढ़ने के लिए उपेंद्र सिंह, सिर्फ एक ये बुक है जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। वो बहुत ब्रॉडली लिखी गई है और वो ग्रेजुएशन से लेके और रिसर्च तक सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। वो आपको इन डेप्थ चीज़ें बताती है, डिटेल में आपको थीम्स बताती है, साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हिस्टोरियोग्राफी है जो कि बहुत रिपीटेडली पूछी जाती है, जेएनयू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कवर की गई है कि किस राइटर ने क्या लिखा, कि किस तरीके से एक इवॉल्व हुआ है, तो ये मेथोडोलॉजी क्या है ये ठीक, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने मेरे हिसाब से जो आपने तीनों पार्ट को कवर कर लिया, एंशिएंट और मिडिवल और मॉडर्न के लिए आपने इंपॉर्टेंट किताब भी बता दिया। और जो आपने किताब सजेस्ट किया मेरे हिसाब से सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि आप अगर कोई रिसर्च प्रपोजल भी बना रहे हैं या कोई थीम अगर रिसर्च प्रपोजल के लिए चूज कर रहे हैं तो उस सेंस में भी ये किताब आपको काफ़ी ब्रॉड और इंटरव्यू में भी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वहाँ भी रिफ्लेक्ट करेगा। एक चीज़ मैं आता हूँ, जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस से आता हूँ, तो हम लोग क्या है कि जैसे यूजीसी नेट की भी तैयारी करते हैं, आप भी हिस्ट्री में करते होंगे, तो आजकल कल्चर का है कि किताब से लोग डाइवर्ट हो रहे हैं यूट्यूब चैनल की तरफ। तो मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने कोई इंटरनेट या कोई यूट्यूब चैनल इस्तेमाल किया हो खासकर एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ आप व्यूअर्स को सजेस्ट कीजिए कि हाँ कोई। मेरा दरअसल जो यूट्यूब चैनल देखने का रहा है हिस्ट्री के लिए, तो वो थोड़ा सा अलग रहा है इन द सेंस कि वो कोई कोचिंग का या किसी एकेडमिक्स का उतना नहीं रहा है, एक्सेप्ट फॉर कि मैं विकास दिव्य कीर्ति सर की जो वीडियोस हैं कुछ कुछ टॉपिक्स पे वो बहुत हेल्पफुल हैं। फॉर एग्जांपल फॉर कश्मीर है या सेक्युलरिज्म है, उसमें हो सकता है आपको लगे कि ये डायरेक्टली आपके टॉपिक से रिलेट नहीं करता, बट बहुत लार्जली ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है जो आपको हेल्प करती है। साथ में मेरा जो था वो हमारे अलीगढ़ से ही काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया था हिस्ट्री डिपार्टिमेंट के नदीम सर ने। तो वो गंगा जमनी तहजीब के नाम से एक यूट्यूब चैनल है और जी, या फिर आप उसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आर्कियोलॉजी और इस पे सोसाइटी फॉर आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री के नाम से जो चैनल है, तो उस पर बहुत यूज़फुल वीडियोज़ हैं जिससे आपकी हिस्टोरियोग्राफी भी कवर होती है, क्योंकि जिस टॉपिक पे वो बात करते हैं वो उस एरिया के एक्सपर्ट से बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उनको टेक्नोलॉजी पे बात करनी है तो ही वुड प्रेफर इशरत आलम सर, हु इज़ एन अथॉरिटी ऑन दिस। और वो इशरत आलम सर का जो तरीका है बताने का, जिस तरीके से वो लोगों को बताते हैं, तो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो बहुत उनके लेवल तक जाके हिस्टोरिकल मेथड जैसी डिफिकल्ट चीज़ को समझाते हैं। तो आप उसको देख सकते हैं, उस पर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, अराउंड 26-27 वीडियोज़ जो एक्सटेंसिवली आपका हिस्ट्री को कवर करती हैं। ओके। अब एक इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है खासकर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर और नोट्स और रिवीजन। तो सबसे पहले तो हम प्रीवियस ईयर वाला पार्ट पाते हैं, उसके बाद नोट्स एंड रिवीजन का क्या रोल है। और मेरे हिसाब से हम लोग जब वीडियो बना रहे हैं उस आज आप 10 तारीख हो गया और 27-28 से एग्जाम चालू हो रहा है, तो लगभग 15-16 दिन बचा हुआ है। उस पीरियड में मेरे हिसाब से आपका नोट्स रिवीजन और प्रीवियस ईयर पेपर आप कैसे करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस कंटेक्स्ट में आप थोड़ा सा बताइए प्रीवियस ईयर पेपर को आपने कैसे यूज किया था। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेसिकली एक तरह से आप आईने की तरह देख सकते हैं अपने एंट्रेंस के लिए, क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे या जो थीम्स हैं जिनको टच किया जा रहा है लगातार, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे
तो दो चीज़ें आप उसके दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आप देख सकते हैं कि द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आर बीइंग आस्क्ड, तो आप उस तरीके से अपनी तैयारी को डाइवर्ट कर सकते हैं कि देखिए इस तरीके के ये एरियाज़ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इस पर कई बार सवाल आया है। फॉर एग्जांपल रिसेंट टाइम्स में जो हमारी साउथ इंडिया है वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, वहाँ से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। मराठाज आर ऑल्सो इन लाइट नाउ, तो उनको आप थोड़ा सा देख सकते हैं किस तरीके से। दूसरा, आप जब भी पढ़ेंगे, मतलब वो पढ़ने के लिए भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके भी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जो ऐसा फैक्ट है विच इज़ रिलेटिंग विद द सोसाइटी, जिससे सोसाइटी में कोई चेंज हो रहा है, आप उसको ध्यान में रख के पढ़िए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री पे फिर उस तरीके से फोकस कर जाते हैं। एक चीज़ में मैं बस ऐड कर रहा हूँ कि एक मिथ क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो सिर्फ पास्ट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी चेंज हो रहा है उससे भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री जुड़ा हुआ है। तो आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जी। तो आप नोट्स एंड रिवीजन पढ़ते हैं कि नोट्स एंड रिवीजन का क्या रोल है और आपने उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाया था नोट्स एंड रिवीजन के लिए? तो मेरा यही है कि आप सबसे बेस्ट जो काम कर सकते हैं वो ये कि आप अपनी रिसोर्सेज को कम रखें। मतलब यही जो लिमिटेड किताबें हैं जैसे मैंने बताई, आप अगर किसी को और भी कोई किताब अच्छी लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार वाले बच्चे नहीं बट जो अगली बार इसको देंगे, जिन पे अभी थोड़ा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो पीपल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया की एक पूरी सीरीज़ है एडिटेड बाय इरफान हबीब। आप अगर उसको पढ़ते हैं तो आपकी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, क्रोनोलॉजी एज वेल एज थीम्स पे जो आपकी समझ है वो बहुत डेवलप हो जाएगी। और आप इस पोजीशन में होंगे कि आप सिर्फ वहाँ पे नहीं, मतलब JNU के एंट्रेंस में या नेट में नहीं, किसी भी लेवल पे किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री के किसी सवाल पे मात नहीं खाएंगे। तो वो एक ज़रूरी है। और दूसरा, अगर आपने जो भी रिसोर्सेज यूज़ की हैं, अब जो टाइम है टिल 27-28, तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप उसको रिवाइज करें लगातार। बिकॉज ये बहुत दिक्कत हो जाती है लोगों के साथ कि वो पढ़ लेते हैं, काफ़ी एक्सटेंसिव रीडिंग हो जाती है, बट दे आर नॉट एबल टू रिवाइज, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके कारण क्या होता है कि अब जब एग्जाम जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, तो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो में कौन सा सही, मैंने इस बुक में तो ये पढ़ा था, फिर शायद यहाँ पे मैंने ये पढ़ा है। तो इसलिए उसका एक ही सोर्स रखें, बट रिवीजन अगर आप लगातार जितना कर सकेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। तो नोट्स भी आपने बनाए थे आपने? जी, मैंने नोट्स बनाए थे, और मेरे नोट्स का दरअसल ये रहा था कि कुछ तो जब मास्टर्स करते टाइम ही मॉडर्न तो काफ़ी स्ट्रांग हो गया था, बिकॉज सब्जेक्ट उस तरीके के ऑप्ट किए थे, पेपर्स उस तरीके के ऑप्ट किए थे मास्टर्स में। और उसके अलावा मेडिवल और एंशिएंट के लिए देखिए नोट्स बनाने से दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप उसे एक कंप्रेस कर सकते हैं, जो भी आपका लिस्ट है, आपका जो कंटेंट है, आप उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं। और वो फिर आप ऐसी पोजीशन में होते हैं कि लास्ट के 10-15 दिन में आप उसे इजीली 3 से 4 बार रिवाइज कर पाते हैं। और दूसरा, जब आप किसी चीज़ के नोट्स बनाते हैं तो आप उसको लिखते हैं, तो आप उसको पढ़ भी रहे हैं और आप उसको लिख भी रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड, और वो आपको फिर एग्जामिनेशन हॉल में पता चलता है उसको इम्पोर्टेंस नोट मेकिंग का। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको रिवीजन में भी हेल्प करता है एज वेल एज आपका खास करके ऐसे एग्जाम्स जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ आपको बहुत हेल्प होती है अगर आप नोट्स बनाते हैं तो। ठीक बात है। लास्ट अब हम लोग अपने जो वीडियो था उसके लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, और इसमें खासकर थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। और मेरे हिसाब से जो JNU में जो इस बार खासकर PhD कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उनको काफ़ी एक सेंस बनेगा, इस वीडियो से काफ़ी हेल्प होगा। लास्ट में अगर आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क अगर देना चाह रहे हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर लग रहा है कि एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, तो आप बोल सकते हैं। एक तो ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने जितना भी पढ़ा है आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, कि आप ऐसा मत सोच के चलिए कि ये JNU है तो बहुत सारे लोग compete कर रहे हैं तो मेरा कहाँ नंबर आएगा, या कुछ इस तरीके की चीज़। आपने जो भी पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज़ करिए, और उसके बाद टेक अ डीप ब्रीथ, और जब आप जाएँ तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि येस आई कैन मेक इट। दूसरा, हिस्टोरिकल मेथड पे थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा, उस पर बात कर लेंगे। हाँ ठीक। तो वो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें और एग्ज़ाम हॉल में काम माइंड के साथ ट्राई करें। ठीक बात। तो आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा। और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हम लोग काफ़ी मेहनत से, खासकर जो स्पीकर आते हैं वो लोग भी अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम देता है लोग, और हम लोग काफ़ी एफर्ट लगाते हैं कि आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के पास पहुँच पाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खासकर जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से आते हैं और हिस्ट्री में PhD कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास अगर वीडियो पहुँच रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लग रहा है तो। और दूसरी बात कि आप जो भी दोस्त PhD का तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री में, उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए कि उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे और उनके पास भी एक सेंस बने कि हाँ PhD एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए। और लास्ट में मैं बोलूँगा कि अब ज़्यादा टाइम आप लोग पास बचा नहीं हुआ है, तो जो भावुक ने जो किताब बताया उसको आप देख लीजिए, और आपने जो नोट्स बनाया होगा उसका रिवीजन कीजिए मल्टीपल टाइम, और प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे हिसाब से ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और रिवीजन पर ज़्यादा फोकस कीजिए।